Welcome everyone and most welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. Vandana Gupta और आज हम 101 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। इसके पहले 100 तक हम डिस्कस कर चुके हैं दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये हमारा पार्ट 3 होगा जिसमें कि हम 101 से डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं और साथ साथ में हम इसके को एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 101 कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्डवुड एज पर द लिस्ट गिवन बिलो। पहला ऑप्शन है these are equally strong across and along fiber. Second is they resist transverse loading, shock and vibrations. Third is these are light in weight and color. And fourth is these have more moisture content. अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो पहला है इसका आंसर, ठीक है, इट मीन्स ए एंड बी ओनली, यानी कि these are equally strong across and along fiber, and second is they resist transverse loading, shock and vibrations. तो यहाँ पर A और B वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में क्या कह रहे हैं, दी गई निम्नलिखित सूची के अनुसार कठोर लकड़ी के क्या लक्षण हैं। पहला है ये आड़े तिरछे रेशों के साथ समान रूप से मजबूत होती है। दूसरा है ये अनुप्रस्थ लदान के झटकों एवं कंपन का प्रतिरोध करती है। तीसरा है ये भार एवं रंग में हल्की होती है। एंड फोर्थ है इनमें आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है। जैसा कि हम आंसर देख ही चुके हैं कि ये पहला आंसर था इसका, केवल ए एंड बी। तो ये होगा ये आड़े तिरछे रेशों के साथ समान रूप से मजबूत होती है, और दूसरा यह अनुप्रस्थ लदान के झटकों एवं कंपन का प्रतिरोध करती है। तो ये क्या है जो हमने यहाँ पर ये पढ़ा है, ये है कठोर लकड़ी के लक्षण। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो 102 क्वेश्चन है कि फ्रॉम एमंग द लिस्ट गिवन आइडेंटिफाई द फीचर्स दैट एनहांस द विजुअल वेट ऑफ एलिमेंट एंड अट्रैक्ट अटेंशन। First is regular shapes, second is bright colors, third is matching texture, fourth is large dimensions, and fifth is elaborate details. यहाँ पर भी चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है फोर्थ। इट मीन्स B, D and E only. B means bright colors, D means large dimensions and E means elaborate details. Okay, तो यहाँ पर यह है कि visual weight enhance the visual weight of content and attract attention। कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, हिंदी में देखते हैं, फिर इसके बाद में इसको हम डिस्कस करते हैं विद पिक्चर। दी गई सूची में से उन लक्षणों की पहचान कीजिए जो तत्व के दृश्य भार को बढ़ाते हैं तथा ध्यान आकर्षित करते हैं। नियमित आकार, चमकीले रंग, मेल खाती बनावट, बड़ा परिमाप, विस्तृत विवरण। तो जैसा हमने इसका आंसर देखा हुआ है, फोर्थ है बी, डी एंड ई ओनली, चमकीले रंग, बड़ा परिमाप और विस्तृत विवरण। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अब यहां पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब यहां पर है कि कौन सा व्हाट गिव्स एन आइटम, यानी कौन सी चीजें हैं जो कि एक आइटम के विजुअल वेट, यानी कि उसको विजुअल वेट देती हैं, या फिर आप कह सकते हो बढ़ाती हैं या फिर घटाती हैं। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो कि विजुअल वेट को यानी कि दृश्य भार को प्रभावित करते हैं। पहला इसमें है शेप। अब अगर हम मान लीजिए किसी भी आइटम में, या फिर आप मान लो कोई पिक्चर ही ले लो, ठीक है, तो अगर उसका जो शेप है, अगर आप वो स्क्वायर होता है या फिर रेक्टेंगल फॉर्म में अगर है, देन जो है वो ज्यादा हैवी दिखाई पड़ता है। अगर वही शेप इरेगुलर शेप है, यानी कि अनियमित आकार का है उसका शेप, और उससे बहुत सारे कर्व्स भी हैं और अनएक्सपेक्टेड एंगल्स भी है, कई सारे कोण भी हैं, तो क्या होगा, वो जो आपका इमेज होगा या फिर जो आइटम है वो उतना हैवी नहीं दिखाई पड़ेगा, जबकि जिस आइटम का जो शेप है वो स्क्वायर और रेक्टेंगल होगा वो ज्यादा हैवी दिखाई पड़ेगा। ओके, पहला तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा है साइज। तो जो आइटम जितना बड़ा होगा उसका वेट उतना ही अधिक दिखाई पड़ता है। ओके, तीसरा है कलर। तो अगर किसी भी आइटम का कलर हल्का है, यानी कि लाइट कलर है, तो वो कम हैवी दिखाई पड़ता है, जबकि जिस आइटम का कलर अधिक डार्क होता है और बल्कि उसका साइज और शेप एक जैसा हो, यानी कि समान हो, लेकिन उसका
कलर जो है डार्क है जबकि अदर का जो है कलर लाइट है, तो जो जिसका डार्क कलर है वो ज्यादा हैवी दिखाई पड़ेगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब है कि मान लीजिए कोई भी आइटम है वो जितना ही ग्राउंड के क्लोज में होगा उतना ही वो ज्यादा हैवी दिखाई पड़ेगा, और जितना ही ज्यादा वो आइटम मतलब कोई भी आइटम जितना ही ज्यादा ऊंचाई पर होगा, यानी कि जमीन से ग्राउंड से ऊंचाई पर होगा, यानी कि इतनी ऊंचाई हो कि उसके नीचे आराम से जो लाइट है वो आ जा सके, ठीक है, तो फिर वो उतना ही कम हैवी दिखाई पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है फर्नीचर ऑन लेग्स। ओके, तो जितना ही ग्राउंड के पास में, जितना ही क्लोज कोई भी फर्नीचर आइटम होगा वो उतना ही हैवी दिखाई पड़ेगा, और जितनी ज्यादा उसकी ऊंचाई होगी ग्राउंड से उतना ही वो कम हैवी दिखाई पड़ेगा। फिर आते हैं प्रॉक्सिमिटी। तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी आइटम है और उसके आसपास कई सारे आप ऑब्जेक्ट्स रख दोगे, तो वो जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो आइटम है वो उतना हैवी नहीं दिखाई पड़ेगा, यानी कि कम हैवी दिखाई पड़ेगा। जबकि उसी आइटम को अगर आप अकेला रख दो, उसके आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं हो, तो उसका वेट अधिक हैवी दिखाई पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो आइटम जब अकेला होता है तो बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ता है, एपरेंट होता है, स्पष्ट होता है, ठीक है, तो इस वजह से डायरेक्ट आपकी नजर उसी पर पड़ती है तो वो आइटम हैवी दिखाई पड़ता है। जबकि अगर उसके आसपास में कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हमारी नजर जो है सारे ऑब्जेक्ट्स पर भी जाएगी, उस आइटम पर भी जाएगी, तो इस तरीके से जो हैवीनेस है वो कम हो जाती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है टेक्सचर और डेप्थ। टेक्सचर और डेप्थ, इसमें क्या है कि टेक्सचर का मतलब है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी आइटम में बहुत सारे शेडोज का यूज करते हो, इमेज मान लीजिए अगर किसी ऑब्जेक्ट का हम इमेज बनाते हैं उसमें बहुत सारे शेडो का यूज कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो आइटम जो है हैवी दिखाई पड़ता है। ऐसे ही अगर हम आइटम में बहुत ज्यादा गहराई ला देते हैं तो उससे भी वो हैवी दिखाई पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर एक डीप बुक शेल्फ का एग्जाम्पल दिया गया है। तो अगर मान लीजिए कोई भी बुक शेल्फ है, ठीक है, वो बहुत ही डीप है, 2 बुक शेल्फ है मान लीजिए, उसका साइज और शेप सेम है, एक जैसा है, लेकिन एक जो बुक शेल्फ है वो ज्यादा डीप है, दूसरी वाली कम डीप है, तो क्या होगा कि जिसमें ज्यादा गहराई है वो ज्यादा हैवी दिखाई पड़ेगी और जिसमें कम गहराई है वो कम हैवी दिखाई पड़ेगी, जबकि साइज और शेप सेम है दोनों का। अब यहां पर पिक्चर आप देख सकते हो, जो हम बात कर रहे थे आपका डार्क कलर की, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि क्या है कि सारी की यहां पर 5 डक है, पांचों डक की साइज और शेप एक है, सेम है, बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो चारों डक है वो लाइट कलर में है जबकि आपकी जो बीच वाली डक है वो डार्क कलर में है। तो क्या हो रहा है कि आपका जो अट्रैक्शन है वो बीच वाली डक पर जा रहा है, यानी कि जो विजुअल वेट है वो यहाँ पर ज्यादा है, हैवी है। ओके, अब यहाँ पर जो दूसरा एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर भी 3 डक है और एक शैडो डक है। तो यहाँ पर जो फ्रंट वाली डक है, एक तो उसका साइज बड़ा है, ठीक है, दूसरा क्या है कि जो और दोनों डक है उनका साइज छोटा है, और पहली वाली डक साइज भी बड़ा है और इसके अलावा वो बहुत डीप में भी है। तो जो डेप्थ और साइज है ये दोनों ही हमारे विजुअल वेट को बढ़ा रहे हैं। ओके, तो आई थिंक यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा जो हम बात कर रहे थे विजुअल वेट की, ठीक है। विजुअल वेट क्या होता है, यानी कि देखने पर जो आइटम हैवी दिखाई पड़ता है तो उसके साइज, शेप, उसका टेक्सचर, कलर, डीपनेस, ये सारी चीजें उसको प्रभावित करती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो इंडिकेट द फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड। ये होम मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। पहला है रिजिड, देन स्टेबल, फ्लैक्सिबल, सोशली एक्सेप्टेबल या फिर मॉडर्न। राइट आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है थर्ड, ए, बी एंड डी ओनली। ए मीन्स रिजिड, बी मीन्स स्टेबल एंड डी मीन्स सोशली एक्सेप्टेबल, यानी कि फ्लैक्सिबल और मॉडर्न नहीं होता है। जो ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके यहाँ पर फीचर पूछे जा रहे हैं। हिंदी में भी देख लेते हैं। दी गई निम्नलिखित सूची में से पारंपरिक मानकों के लक्षणों को इंगित कीजिए। कठोर, स्थिर, लोचशील, सामाजिक रूप से स्वीकार्य या फिर आधुनिक। तो इसका जो राइट आंसर था वो थर्ड है, कठोर, स्थिर एंड सामाजिक रूप से स्वीकार्य, यानी कि जो ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, पारंपरिक मानक के लक्षण जो मानक होते हैं
वो आपके कठोर होते हैं, स्थिर होते हैं और सामाजिक रूप से स्वीकार्य होते हैं। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो ये हमारी होम मैनेजमेंट यानी कि गृह व्यवस्था के से है ये क्वेश्चन। तो जो हमारी जो मैनेजमेंट होता है उनमें जो है 3 कॉन्सेप्ट हैं, वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स एंड गोल। 3 चीजें होती हैं और ये सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं, वैल्यू, गोल्स एंड स्टैंडर्ड। अब जो स्टैंडर्ड होता है वो अगर हम गोल और वैल्यू से इसका कंपैरिजन करें तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता है जो आपका स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, और ये किसी पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड होता है, जैसे कि आपका भोजन से हो सकता है, आपके ड्रेस से हो सकता है। आपने देखा ही होगा कि जब भी अगर किसी के ड्रेस से आप पहचान सकते हो कि उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसके रहन सहन का स्तर क्या है, ठीक है, वो किस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहा है, तो ड्रेस से आप ये पहचान सकते हो। तो कई सारी चीजें हैं जिससे कि हम किसी के स्टैंडर्ड को जान सकते हैं। अब जो स्टैंडर्ड होता है वो 2 टाइप का होता है, एक तो कन्वेंशनल है और दूसरा है फ्लेक्सिबल। तो जो कन्वेंशनल स्टैंडर्ड है उसी को यहाँ पर ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड कहा जा रहा है, यानी कि आप उसको ट्रेडिशनल भी बोल सकते हो या फिर उसको कन्वेंशनल भी बोल सकते हो, जो कि कठोर होता है यानी कि रिजिड होता है। ठीक है, इसके साथ साथ स्थिर होता है क्योंकि वो वैसे ही चलता रहता है लगातार, क्योंकि उसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई भी परिवर्तन नहीं है, वो लगातार ऐसे चलता रहता है, स्थिर होता है, कठोर होता है और सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल भी होता है, समाज में उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो फिक्स्ड है। जो भी कन्वेंशनल या फिर ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड हैं ये फिक्स होते हैं किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर या फिर किसी भी प्लेस पर जो है वो फिक्स रहते हैं। ठीक, यानी कि रिजिड होते हैं, स्थिर होते हैं, उनमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, बल्कि जो लोग हैं वो चेंज होते चले जाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो जैसे कि हमारी फैमिली में हमारे दादा परदादा फिर हमारे मम्मी पापा ने कुछ ऐसी स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड हैं उनको फॉलो किया, उसके बाद में हमारे मम्मी पापा ने फॉलो किया, उसके बाद में अब हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो आप कह सकते हो कि वो कठोर स्थिर हैं, वो चले आ रहे हैं और चूंकि सोशली एक्सेप्टेबल है तो इस वजह से जो है वो आसानी से उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ओके, फिर इसके बाद में आता है फ्लैक्सिबल स्टैंडर्ड। तो जो फ्लैक्सिबल स्टैंडर्ड होता है, फ्लैक्सिबल नाम से ही है कि वो लोचशील होता है, यानी कि जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और ये आधुनिक भी होता है यानी कि मॉडर्न भी है। ठीक, तो ये चीजें होती हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे नहीं तो फिर ये बहुत लंबा खिंच जाएगा, वैसे ही बहुत ही कम क्वेश्चन, हम 20 से 25 क्वेश्चन ही सॉल्व करा पाते हैं 1 घंटे में। चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग आइटम्स चूज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्थेटिक प्लानिंग। फर्स्ट इज एक्सप्रेसिवनेस, सेकंड इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस, थर्ड इज ब्यूटी, फोर्थ इज फंक्शनैलिटी एंड फिफ्थ इज वैरायटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, ए सी एंड डी ओनली। यहां पूछा क्या जा रहा है, चूज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्थेटिक प्लानिंग। तो एक तो एक्सप्रेसिवनेस होता है, इसका उद्देश्य, सी है ब्यूटी एंड डी फंक्शनैलिटी, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। आते हैं हिंदी में भी इसको देखते हैं। निम्नलिखित मदों से सुरुचिपूर्ण योजना के उद्देश्यों का चयन कीजिए, अभिव्यंजकता, लागत प्रभावी, सुंदरता, कार्यात्मकता या फिर विविधता। तो इसका जो राइट आंसर था वो है ए सी एंड डी, अभिव्यंजकता, सुंदरता एंड डी है कार्यात्मकता। ये आपके प्लानिंग के, एस्थेटिक प्लानिंग के उद्देश्य हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 105 क्वेश्चन है कि द मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द अल्जाइमर्स डिजीज आर। फर्स्ट इज ग्रेजुअल लॉस ऑफ मेमोरी, बी इज बैड टेम्परामेंट, सी इज डिफिकल्टी इन कॉम्प्रीहेंशन, डी इज डिफिकल्टी विद स्पीच प्रोडक्शन एंड फिफ्थ इज डिफिकल्टी इन वॉकिंग। तो अल्जाइमर डिजीज के फीचर्स यहां पर पूछे जा रहे हैं, वो भी साइकोलॉजिकल फीचर्स। तो इसका आंसर सेकंड है, ए सी एंड डी ओनली। अल्जाइमर्स डिजीज में क्या क्या होता है, एक तो फर्स्ट है ग्रेजुअल लॉस ऑफ मेमोरी एंड सी है डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंशन एंड डी है डिफिकल्टी विद स्पीच प्रोडक्शन। ओके,
अल्जाइमर रोग का सबसे अधिक सामान्य मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? धीरे धीरे स्मृति क्षीण होना, स्वभाव खराब होना, समझने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई और चलने में कठिनाई। तो जो इसका राइट आंसर था वो था सेकंड, धीरे धीरे स्मृति क्षीण होती है इसमें, अल्जाइमर डिजीज में, और समझने में भी कठिनाई होती है, और इसके अलावा बोलने में भी कठिनाई होती है। अब चूंकि इसमें चलने में कठिनाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकल पूछा जा रहा है, स्वभाव खराब होना, इससे भी कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपकी साइकोलॉजिकल फीचर्स हैं। फिर है 106 क्वेश्चन, इन केस ऑफ चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटी डाइटरी इंटरवेंशन इज एडवाइजेबल बिकॉज फर्स्ट इज दे नीड मोर न्यूट्रिशन देन अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, बी इज दे टेंड टू हैव पुअर एपेटाइट, सी इज दे मे नॉट बी एबल टू च्यू रेगुलर फूड, and D is they need to be reinforced with food to manage their behavior, and fifth is nutritional aspect may be overlooked by parents. तो इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर है थर्ड, B, C and E ओनली। डाइटरी मतलब यहां पूछा जा रहा है कि इन केस ऑफ चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटी डाइटरी इंटरवेंशन इज एडवाइजेबल बिकॉज, क्यों? तो इसका जो आंसर है वो है दे टेंड टू हैव poor appetite, and C is they may not be able to chew regular food, and E is nutritional aspects may be overlooked by parents. Okay, ये आंसर है इसका। पिशक्त बच्चों की दशा में आहार संबंधी हस्तक्षेप की सलाह दी जाती है, क्योंकि, तो इसका जो राइट आंसर था वो था C, B, C and E, क्योंकि उनमें भूख कम लगने की प्रवृत्ति होती है। ओके, एंड सी वे नियमित भोजन चबाने में सक्षम नहीं होते हैं, एंड ई है माता पिता द्वारा पोषण संबंधी पहलू को नजरअंदाज किया जा सकता है, इस वजह से उनको डाइटरी इंटरवेंशन की सलाह दी जाती है। ओके, फिर है 107 क्वेश्चन, emotional competence includes skills such as being able to mimic others' emotions, and B is being aware of one's emotional states, C is being sensitive to others' emotion, and D is using the vocabulary of emotion terms, and fifth is not having any negative emotions. इमोशनल कॉम्पिटेंस के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, B, C and D ओनली। It means being aware of one's emotional states, and C is being sensitive to others' emotions, and D is using the vocabulary of emotion terms. तो यहाँ पर इमोशनल कॉम्पिटेंस में कौन कौन सी स्किल्स होती हैं। ओके, चलिए फिर आते हैं हिंदी में देख लेते हैं। भावनात्मक सक्षमता में ऐसे कौशल शामिल हैं जैसे, तो यहां पर था B, C and D, यानी कि फोर्थ आंसर इसका सही था। अन्य की भावनाओं की नकल करने में समर्थ होना, या फिर किसी की भावनात्मक स्थिति के बारे में जागरूक होना, अन्य की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना, या फिर भावनाओं से संबंधित पदों की शब्दावली का उपयोग करना, या फिर किसी प्रकार की नकारात्मक भावना का न होना। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भावनात्मक सक्षमता में कौन से कौशल शामिल हैं। तो किसी प्रकार की नकारात्मक भावना का न होना, ये हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अन्य की भावनाओं की नकल करने में समर्थ होना, ये भी गलत है। अब यहाँ पर जो राइट है वो है किसी की भावनात्मक स्थिति के बारे में जागरूक होना, और सी है कि अन्य की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना, एंड डी है कि भावनाओं से संबंधित पदों की शब्दावली का उपयोग करना। तो जो भावनात्मक सक्षमता है, यानी कि इमोशनल कॉम्पिटेंस के बारे में जो यहाँ पर स्किल्स की बात की जा रही है, तो जब भी आप किसी की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हो तो आप उसके प्रति जागरूक होते हो। ये हमने पहले भी पढ़ा था, इसके पहले भी क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था कि जो इमोशंस होते हैं, यानी कि जिसके प्रति हम संवेदनशील होते हैं, जो सेंसिटिविटी होती है, उसका मतलब क्या होता है? अवेयरनेस, जागरूकता। ये हम पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है। सेंसिटिविटी किससे रिलेटेड होती है? जागरूकता। यानी कि अगर जब हम किसी के प्रति, चाहे वो भावना हो या फिर कोई भी चीज हो, समस्या हो, उसके प्रति जब हम संवेदनशील होते, सेंसिटिव होते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसकी भावनात्मक जो स्थिति है, यानी कि उस जो समस्यात्मक स्थिति है, उसके बारे में हम जागरूक होते हैं। आई थिंक तो यहाँ पर आप उसको कोरिलेट कर सकते हो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
108 क्वेश्चन है कि द फॉर्मेशन ऑफ द सेल्फ फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलसेंस इन्वॉल्व्स प्रोसेसेस सच एज सेल्फ कॉन्सेप्ट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फिशनेस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ अवेयरनेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, A, B and E only. A means self concept, D means self esteem and E means self awareness. ओके, तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा है। हिंदी में बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक स्व के निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें शामिल हैं, जैसे स्वसंकल्पना, व्यक्तित्व विकास, स्वार्थीपन, आत्मसम्मान या फिर आत्म जागरूकता। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ADE यानी कि स्वसंकल्पना। ओके, देन डी था आत्मसम्मान और आत्म जागरूकता, यानी कि जब बच्चा बाल्यावस्था से लेकर के जब किशोरावस्था तक पहुंचता है तो उसके अंदर स्व का निर्माण होता है। स्व का मतलब है कि उसके अंदर आत्मनिर्भरता धीरे धीरे, पहले क्या होता है बच्चा जब इन्फेंसी स्टेज में होता है तो वो दूसरों पर निर्भर होता है, यानी कि अपनी माँ पर या फिर जो भी उसके घर के अन्य सदस्य हैं जो उसकी केयर करते हैं उन पर डिपेंड होता है, यानी कि वो आत्मनिर्भर नहीं होता। लेकिन जैसे ही बच्चा इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड में प्रवेश करता है यानी कि बाल्यावस्था में पहुंचता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो खुद पर निर्भर होने लगता है, यानी कि खुद खाना खाने लगता है, खुद अपनी चीजों को उठाना हुआ, खुद अपने कपड़े को पहनना हुआ, उतारना हुआ। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चा आत्मनिर्भर होने लगता है और जैसे जैसे उसके अंदर आत्मनिर्भरता बढ़ती है उसके अंदर स्वसंकल्पना आती है, ठीक है, यानी कि खुद से कल्पना करना सीखता है। उसके अंदर धीरे धीरे जब वो अपने खुद के काम करने लगता है तो जागरूकता भी आती है खुद के प्रति और उसका सम्मान भी बढ़ता है। तो ये जो प्रोसेस है पूरी आत्मसम्मान, आत्म जागरूकता तक की, वो बाल्यावस्था से धीरे धीरे स्टार्ट होती है और किशोरावस्था तक पहुंच जाती है। यानी कि जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना, आत्म जागरूकता की भावना, ये इन सब का निर्माण हो चुका होता है। ओके, स्वार्थीपन, तो स्वार्थीपन नहीं कह सकते क्योंकि स्वार्थीपन आप इन्फेंसी स्टेज में बोल सकते हो कि हाँ उसमें बच्चे स्वार्थी होते हैं, यानी कि खुद अपने बारे में ही सोचते हैं क्योंकि उन्हें इतनी समझ विकसित नहीं होती है कि वो और दूसरी चीजों के बारे में व्यक्त कर सकें। उन्हें जिसे खुशी मिलती है जिस चीज से बस वो वही करना चाहते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व विकास, यहाँ पर हम नहीं बात कर सकते हैं व्यक्तित्व विकास की। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 109 क्वेश्चन है, Which of the following are the components of ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट इज फॉर्मल एजुकेशन, सेकंड इज एंटीनेटल सर्विसेज, सी इज रेफरल सर्विस एंड डी इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड फिफ्थ इज इम्यूनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर वो है फर्स्ट, B, C, D एंड E ओनली, यानी कि फर्स्ट फॉर्मल एजुकेशन छोड़ करके और यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हैं। एंटीनेटल सर्विसेज, रेफरल सर्विस, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन, ये सारी चीजें आपके ICDS के कंपोनेंट्स होते हैं। हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से ICDS के घटक हैं? ओके, तो इसका जो राइट आंसर था वो हम देख ही चुके हैं, B, C, D एंड E, यानी कि औपचारिक शिक्षा को छोड़ करके और सारी चीजें हैं। जन्म पूर्व सेवाएं, परामर्शी सेवाएं, पूरक पोषण एंड प्रतिरक्षण, जिसे हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ओके, तो ICDS का जो यहाँ पर है इसके अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको, और आगे कई सारे प्रोग्राम्स हैं जिसको हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ICDS है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट? First is SSY, B is Manrega, third is PMGSY and D is TDU-GKY and E is ICDS। तो यहाँ पर पूछा गया है स्कीम्स आर फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट, तो इसका आंसर है थर्ड, B, C and D only। B means मनरेगा, C means PMGSY and D is DDU-GKY। ओके, SSY एंड ICDS ये भी हम देखेंगे कि ये क्या है और किसके लिए है। चलिए हिंदी में देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं इसको। निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी ग्रामीण उत्थान के लिए है? तो यहां हमने देख ही लिया है कि कौन कौन सी है, B, C एंड D, मनरेगा, PMGSY एंड DDU-GKY। ओके, चलिए
डिस्कस करते हैं। सारे प्रोग्राम जितने भी इसमें दिए गए हैं, 5 प्रोग्राम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म पहले हम देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अर्थात मनरेगा को भारत सरकार के द्वारा 2005 में 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। यानी कि 2005 में जो इसका नाम था वो था नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे कि वर्ष 2010 में नरेगा को इसका नाम बदल करके मनरेगा रख दिया गया। यानी कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था उसमें आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया गया 2010 में, जिससे कि इसका नाम मनरेगा पड़ गया। तो 2005 में ये नरेगा था और 2010 में ये मनरेगा हो गया। ओके, इसके अलावा अब इसके अंदर जो कुछ फीचर्स हैं इसके, तो इसमें क्या होता है कि 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार होता है और ये किसके लिए होता है, जो प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक हैं और स्पेशली जो वयस्क सदस्य हैं। अकुशल का मतलब जिनके अंदर कोई भी स्किल्स नहीं होती है लेकिन वो मेहनत वाले काम कर सकते हैं, तो उनके लिए जो अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्य हैं उनके लिए 100 दिन का गारंटी युक्त ये रोजगार होता है। इसमें दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है और परिवहन भत्ता भी दिया जाता है, लेकिन ये उस केस में है जब जो है 5 किलोमीटर से अधिक दूरी हो, तभी जो है परिवहन भत्ता दिया जाता है। अब इसमें क्या है, जैसे कि 100 दिन का यह गारंटी युक्त रोजगार होता है, लेकिन जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं और जो जनजातीय इलाके हैं वहां पर मनरेगा के तहत 150 दिन का रोजगार का प्रावधान है। वैसे तो 100 दिन का है, लेकिन जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है और जनजातीय इलाके हैं वहां पर ये 150 दिन का रोजगार है। अब इसके अलावा इसमें जो आप कह सकते हो जो वेतन का निर्धारण होता है वो उसका अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास है। ठीक है, और इसमें जो है जनवरी 2009 से हर साल जो है इसमें संशोधन हो रहा है, किया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग मनरेगा में जो लाभार्थी हैं उसमें 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है, यानी कि 1/3 महिलाएं होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ विकलांग और जो अकेली महिलाएं हैं उनकी भी भागीदारी को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। अब इसमें जो पंचायती राज संस्थान है उनको मनरेगा के तहत जो भी काम किए जा रहे हैं, जैसे कि कार्यों का नियोजन करना, कार्यान्वयन करना, निगरानी करना, इसके लिए जो उत्तरदायी बनाया गया है वो पंचायती राज संस्थान को बनाया गया, यानी कि वो इनके नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी का काम पंचायती राज संस्थान करेगा। अब इसके अलावा जो आर्थिक बोझ है, जो हमने बताया अभी कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही उसका वहन करता है, तो इसमें कुल 3 क्षेत्रों पर धन का व्यय किया जाता है। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पहला है अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी, इस पर व्यय किया जाता है। और दूसरा है आवश्यक सामग्री पर किया जाता है और तीसरा प्रशासनिक लागत पर किया जाता है। ठीक है, अब जो केंद्र सरकार है, चूंकि केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है दोनों ही आर्थिक बोझ का वहन करती है, तो जो केंद्र सरकार है वो जो अकुशल श्रम की लागत का 100% देती है। ठीक है, अर्धकुशल और जो कुशल श्रम की लागत का 75% देती है, जबकि जो सामग्री की लागत का 75% देती है और प्रशासनिक लागत का 6% देती है। और जितनी भी जो शेष लागत होती है उसका वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, यानी कि परसेंटेज है इतना केंद्र सरकार के द्वारा जो है आर्थिक बोझ वहन किया जाता है और इसके अलावा जितना भी शेष बचता है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। ओके, तो ये हो गया मनरेगा के बारे में। हम यहाँ पर शॉर्टकट में ही, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। फिर आता है SSY, जो यहाँ पर दिया गया है वो है सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि 2014 में शुरुआत इसकी हुई थी। ठीक है, अभी तक ये चल रही है। अभी जो है भारत सरकार के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना, ये भारत सरकार के द्वारा, ये भी एक बचत योजना है। ठीक है, इस योजना में क्या होता है, लाभ प्राप्त करने के लिए जो बेटी की आयु है वो 10 वर्ष की आयु होने से पहले अकाउंट खुलवाना होता है। ठीक है, अब इसमें जो निवेश की राशि है वो न्यूनतम 250 रुपए है और अधिकतम 1.5 लाख रुपए है। और ये जो निवेश किया जाता है इसमें वो बेटी की उच्च शिक्षा या फिर उसकी शादी के लिए किया जा सकता है। इसमें जो है जो भारत सरकार के द्वारा ब्याज दिया जाता है इस निवेश पर वो है
7.6% की दर से ब्याज प्रदान किया जाता है। इसके अलावा अच्छा, ये जो यहाँ पर 7.6% ब्याज दिया जा रहा है, स्टार्टिंग में जो था तो वो 8 पॉइंट के करीब था ब्याज जब इस योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में ये घट करके अब 7.6% ब्याज रह गया है। ओके, इसके अलावा इसमें जो भी निवेश किया जाता है उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है, यानी टैक्स पर छूट होती है। इसके अलावा ये चूंकि केंद्र सरकार के द्वारा आरंभ की गई छोटी बचत योजना है और इस योजना को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो भी भारत सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया था, स्कीम चलाई गई थी, उसी के अंतर्गत ये सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया है। अब इसमें जो भी अकाउंट खुलवाना होता है वो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर कॉमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा से आप खुलवा सकते हो। ठीक है, और इसमें जो खाते का संचालन करना होता है वो बेटी की आयु 21 वर्ष की होने पर या फिर 18 वर्ष की आयु के बाद शादी होने तक किया जा सकता है। ठीक, और उच्च शिक्षा के लिए अगर कभी मान लीजिए पैसे की जरूरत है तो 18 वर्ष की आयु के बाद में 50% पैसे निकाले जा सकते हैं उच्च शिक्षा के लिए। जैसे बच्चा अगर बेटी 18 साल की हो गई है तो उसके बाद 50% तक पैसे निकाले जा सकते हैं। अब यहां पर हम इसको शॉर्टकट में देख लेते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, लाभार्थी 0 से 10 वर्ष की बालिकाएं होती हैं और निवेश जो होता है न्यूनतम 250 और मैक्सिमम 1.5 लाख है और कुल जो अवधि होती है मैच्योरिटी की वो है 14 वर्ष। ठीक है, और ये परिवार में कुल कितने खाते खुलवा सकते हैं, तो अगर 2 लड़कियां हैं तो 2, यानी कि 2 हो 3 हो 4 हो, अगर 2 से ज्यादा लड़कियां हैं तो सिर्फ ये 2 लड़कियों के लिए, लेकिन अगर मान लीजिए ट्विंस है तो फिर उनको एक ही माना जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक ट्विंस है यानी कि 2 लड़कियां ट्विंस हैं और एक और लड़की है जो कि ट्विंस नहीं है, यानी कि टोटल 3 है, लेकिन एक ट्विंस है और एक सिंगल है, तो फिर जो है उनको जो ट्विंस है उनको एक ही गिना जाएगा, यानी कि उन दोनों ट्विंस को लाभ इसका मिलेगा। ओके, फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट जो योजना है वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके का जो है ये साइन होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, और ऐसे लिखा भी होता है, आपने भी देखा होगा लिखा हुआ। अब ये जो है दिसंबर 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। अब जो ये PMJSY फुल फॉर्म है इसका, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMJSY। ठीक है, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में ये काम करता है। ठीक है, और ये चूंकि सेंटर के द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया है इस स्कीम को, और जो शेयर होता है वो सेंटर और स्टेट के बीच में 60% शेयर जो होता है सेंटर का होता है और 40% जो है स्टेट का होता है। ठीक है, अच्छा, ये तो आगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। एक हम यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं नेशनल जो हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके बारे में। तो जो 1998 में यानी कि 1998 में गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे कि NHDP बोलते हैं, इसको लॉन्च किया गया था। अब ये जो प्रोजेक्ट यानी NHDP जो प्रोजेक्ट है इसको मैनेज करने का काम करता है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, NHAI के अंदर में जो है इसको मैनेज किया जाता है, इसके द्वारा मैनेज किया जाता है। और किस 7 फेजेस में किया जाता है, और इसका जो मतलब नेशनल हाईवे बनाने का जो इसका उद्देश्य है हमारे देश में, वो टोटल इसका जो है 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हमारे देश में बनाने का इसका उद्देश्य है। यानी कि आप कह सकते हो इस प्रोजेक्ट के अंदर यही है 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे तैयार करना हमारे इंडिया में। ओके, फिर जो है जो NHDP है उसके अंतर्गत बहुत सारे की प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है, नॉर्थ साउथ प्रोजेक्ट है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स हैं एंड सेवरल बहुत अदर हाईवेज हैं। तो ये इसके अंतर्गत जो है NHDP के अंतर्गत कई सारे की प्रोजेक्ट हैं जिस पर काम किया जा रहा है। और जो NHDP है प्रेजेंट टाइम पर ये जो भारतमाला परियोजना है इसमें इसको सम्मिलित कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि इसके अंडर में आ गया है, इसके साथ में इसको सम्मिलित कर दिया गया है NHDP को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम योजना पर, जिसे हम कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DDU-GKY। ठीक है,
अब इसमें क्या है कि भारत सरकार जो है ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ किया था। कब किया था? ये किया था 25 सितंबर 2014 में इसको शुरू किया था। अब इसका जो उद्देश्य था वो ग्रामीण युवाओं को सरकार के द्वारा स्किल देने के बाद में, यानी कौशल देने के बाद में एक निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बराबर या फिर आप कह सकते हो उसके ऊपर के वेतन पर रोजगार उपलब्ध कराना होता है। इसका उद्देश्य होता है इस योजना का। और इसमें जो है लगभग 5.5 करोड़ से अधिक ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाना, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। अब इसमें क्या है, जो ग्रामीण इलाके में जो भी जो एज है, जिन्हें ट्रेनिंग, खास ट्रेनिंग दी जाती है उनको कुशल बनाने के लिए और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, तो उन ग्रामीण इलाकों में जो एज है युवाओं की वो है 15 से 35 साल, यानी कि इतनी एज होनी चाहिए जिन्हें की ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जो है एरिया आते हैं? खुदरा कारोबार, हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य निर्माण, स्वास्थ्य अलग अलग है, ये स्वास्थ्य निर्माण, ऑटो, चमड़ा, बिजली, पाइपलाइन, रत्न और आभूषण। इस क्षेत्र में युवाओं को कुशलता की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर जो है इसमें इनको रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। अब इसकी जो शर्त है वो ये है कि जो कुशलता है वो मांग आधारित होनी चाहिए और जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें ये शर्त है कि कम से कम 75% युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। ओके, फिर जो DDU-GKY में स्पेशली जो सामाजिक रूप से वंचित समूह हैं उनको कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें जो धन का आवंटन होता है तो वो 50% अनुसूचित जनजाति के लिए होता है, 15% अल्पसंख्यक के लिए और 3% जो है वो विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया गया है। ओके, इस तरीके से इसमें, और हाँ, महिलाओं की अगर हम बात करें तो इसमें 1/3 संख्या महिलाओं की भी रखी गई है। ठीक है, अब इसके तहत जो कार्यक्रम है उसमें जो वित्तीय सहायता दी जाती है, ठीक है, वो जो है 25,696 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक प्रति व्यक्ति तक की वित्तीय सहायता मिलती है। ठीक है, यानी कि जो भी कुशलता विकसित करने के लिए कार्यक्रम में 25,696 से लेकर के 1 लाख रुपए तक प्रति व्यक्ति तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और इसके अलावा तो जो आपकी परियोजना की जो अवधि है और जो ट्रेनिंग है उसके अनुसार जो है इस पर निर्भर करता है वित्तीय सहायता। और इसमें जो है जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो आपका 576 घंटा यानी कि 3 महीने से लेकर के 12 महीने तक का प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। यानी कि जो प्रशिक्षण है अगर आपका 3 महीने से लेकर के 12 महीने तक चलता है, यानी इन अवधि के बीच में है, तो जो है वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया DDU-GKY के बारे में, GKY के बारे में। अब यहाँ पर है ICDS के बारे में। तो वैसे तो आप लोग जानते हो, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो ये ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है या फिर आप इसको एकीकृत बाल विकास परियोजना भी कह सकते हो, ये भारत सरकार के द्वारा गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 1975 में शुरू की गई थी। और इसके तहत 6 वर्ष से कम उम्र तक के बच्चे होते हैं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत ये सारी सुविधाएं हैं। अब इसमें जो है जो ये ICDS है इसके अंतर्गत और भी कई सारी योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जिसे PMMVY कहते हैं, मातृत्व लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो ये कई सारी योजनाएं हैं जो कि आपके ICDS के अंतर्गत आती हैं। फिर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाँ पर्टिकुलर कोई योजना दे दी गई, इसे ICDS है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर जो इसका संचालन अगर हम बात करें तो जो ICDS का संचालन किया जाता है वो भारत सरकार की महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका संचालन होता है और किसके द्वारा होता है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं यानी AWW, जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बोलते हैं, इनके माध्यम से इसका संचालन होता है। ठीक है, अब जो एकीकृत बाल विकास परियोजना है उसमें जो है 6 सेवाओं का पैकेज दिया जाता है। तो एक पहला तो ये है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, जो कि आपके क्वेश्चन में है, प्री स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा,
ठीक है। तो इसमें औपचारिक शिक्षा नहीं होती है, बल्कि इसमें गैर औपचारिक शिक्षा होती है। ओके, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा होती है, इम्यूनाइजेशन होता है, स्वास्थ्य जांच यानी कि और रेफरल सेवाएं होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अभी इसके पहले हमने ICDS में पढ़ा था। तो औपचारिक शिक्षा नहीं होती, इसमें गैर औपचारिक शिक्षा होती है। ओके, सब कुछ हमने इस यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स डिस्कस कर लिए हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, अगर नीड होगी आपको तो इसको हम अलग से इसका वीडियो बनाकर आपके साथ में जरूर डिस्कस करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवोकेसी टेक्निक्स यूजफुल इन इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी? तो फर्स्ट है इंटरव्यूइंग, लॉबिंग, रिसर्च, निगोशिएटिंग एंड कैंपेनिंग। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है फोर्थ, B, D एंड E ओनली। B मीन्स लॉबिंग and D means negotiating and E is campaigning. Okay, एडवोकेसी टेक्निक्स पूछी गई है जो कि इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी के लिए यूजफुल है। निम्नलिखित में से कौन सी समर्थन तकनीकें नीति को प्रभावी बनाने में उपयोगी हैं? कौन सी समर्थन तकनीकें? तो यहाँ पर आंसर जो था इसका B, D एंड E था, यानी कि लॉबिंग, निगोशिएट करना, मूल करना और अभियान चलाना, कैंपेनिंग करना। ये क्या करता है? ये नीति को प्रभावी बनाने में उपयोगी होता है। फिर है 112 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 डायमेंशनल विजुअल एड्स? स्पेसिमेन है या फिर मॉडल है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, पपेट्स हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, A, B, D एंड E ओनली। A यानी कि स्पेसिमेन होता है, B मॉडल होता है, D यहाँ पर पपेट दिया गया है एंड E है ऑब्जेक्ट्स। तो जैसा अकॉर्डिंग टू मी जो यहाँ पर 3 डायमेंशनल विजुअल एड्स दिया गया है, तो जो पपेट है वो आपका ऑडियो विजुअल एड्स होता है, यानी कि इसमें ऑडियो विजुअल दोनों में आता है ये। तो यहाँ पर ये विजुअल एड्स में पपेट्स नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर जो इसके द्वारा एनटीए के द्वारा आंसर दिया गया है वो यही दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, बट इसका ध्यान रखिएगा, पपेट्स ऑडियो विजुअल एड्स में आता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन से 3 डायमेंशनल विजुअल एड्स हैं? तो जैसा हम देख ही चुके हैं, स्पेसिमेन है, मॉडल है, पपेट्स इसमें दिया गया है जो कि नहीं होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, विजुअल एड्स का मतलब ये होता है, एक मिनट, A, B, D एंड E। विजुअल एड्स का मतलब ये होता है जो कि दृश्य साधन है, यानी कि जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, उसे हम सुन नहीं सकते हैं। तो स्पेसिमेन, उसको भी हम सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। मॉडल भी, मॉडल क्या होता है? किसी भी जो है आइटम का आप कह सकते हो उसी का प्रतिरूप होता है। ठीक है, यानी कि मॉडल में जैसे क्या होता है कि हम ब्रेन का मॉडल बनाते हैं, तो जिसको हम एज सच उसको वास्तविक रूप में हम नहीं दिखा सकते हैं लोगों को, तो हम क्या करते हैं, इसे ब्रेन, हम किसी का हम ब्रेन कैसे दिखाएंगे किसी को? तो ब्रेन का हम मॉडल बना लेते हैं और उसको हम समझाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए यूज किया जाता है ब्रेन का। ठीक है, और जैसे कि आपका स्पेसिमेन है, तो ये भी आप क्या है, स्पेसिमेन क्या होता है, इसे मॉडल, स्पेसिमेन और जो मॉडल, तो बहुत इसमें दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है कि दोनों सेम है। स्पेसिमेन मॉडल में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस मैं बताती हूँ आपको कि जो मॉडल है, जैसा, तो मॉडल क्या होता है आपका, एज सच जितना बड़ा हमारा ब्रेन है उतना ही बड़ा ब्रेन आपको सेम उसी साइज का जो है मॉडल बनाया जाता है, यानी कि मॉडल को आप जो है उसी साइज का आप बना सकते हो, सेम जैसा जो आइटम है उसका साइज जो है उसी साइज का आप बना दो। जैसे ब्रेन का मैंने एग्जांपल दिया, जितना बड़ा हमारा ब्रेन है उतना ही बड़ा ही ब्रेन का मॉडल बना करके तैयार कर दिया जाएगा और उससे लोगों को, स्टूडेंट्स को समझाया जाएगा। स्पेसिमेन क्या होता है? स्पेसिमेन का मतलब है जैसे कोई बहुत बड़ी चीज है, जिससे कि हम उतनी बड़ी चीज को हम किसी के सामने उसको दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि खेत के बारे में ही है, खेत में ही कुछ फसल से रिलेटेड कोई चीज है, तो अब हम लोगों को वहां पर अगर वास्तविक रूप में दिखाना है तो हम उनको पहले खेत में लेकर के जाएं, वहां पर उस जगह पर लेकर के जाएं और वहां पर उनको हम जो है फसल के बारे में दिखाएं। ठीक है, उसको दिखाएं,
तब उनको समझ में आएगा। या फिर हम उसका एक स्पेसिमेन, मतलब उस जो बड़ा चीज है, बड़ा आइटम है, उसी को हम छोटे रूप में करके और लोगों को समझाएं। तो स्पेसिमेन में क्या होता है, जो बड़ा आइटम होता है जिसका साइज बहुत बड़ा है, तो उसको हम छोटे रूप में करके और लोगों को दिखाते हैं, समझाते हैं, और मॉडल को एज सच जो है हम प्रदर्शित करते हैं। यानी कि मॉडल जो है एक प्रतिरूप होता है किसी भी आइटम का, ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पर जो पपेट है, चूंकि वो ऑडियो विजुअल एड्स था, इन्होंने विजुअल में दिया हुआ है। अच्छा, जो स्पेसिमेन होता है, मॉडल है, ये 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल का मतलब है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही होगी। और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी आपका विजुअल होता है, इसको भी हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट में कोई वस्तु है तो उसके भी तीनों डायमेंशन होते हैं, ठीक है। अब जो एड्स होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। एक तो ऑडियो एड्स होते हैं जिन्हें हम सिर्फ सुन सकते हैं, जैसे कि ऑडियो में आपके रेडियो आ जाते हैं, ठीक है, रेडियो हो गए, टेलीफोन हो गए, और क्या होते हैं, ग्रामोफोन्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, जिन्हें कि हम सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं, ओके। और जो विजुअल एड्स होते हैं, विजुअल एड्स का मतलब है जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं, जैसे कि चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, फ्लैश कार्ड है, फ्लैनल ग्राफ है, फ्लिप चार्ट होता है, बुलेटिन बोर्ड होता है, डिस्प्ले होता है, लीफलेट, फोल्डर, पैम्पलेट, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके विजुअल एड्स हैं। और जो स्पेसिमेन मॉडल हैं, ये सब भी आपके जो है विजुअल एड्स हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम ऑडियो विजुअल की एड्स की बात करें, जिन्हें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें आपका जैसे टीवी आ गया, टेलीविजन ये आ जाता है। तो टीवी हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है, टीवी के अलावा आप जो है, हाँ एक मिनट, सॉरी, हाँ पपेट हो गया, पपेट हो सकता है जिन्हें कि हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जो हमने बताया कि पपेट जो है आपका ऑडियो और विजुअल दोनों में ही आता है, ठीक है। तो इस तरीके से टीवी आप देख सकते हो, सुन सकते हो, और पपेट भी आप देख सकते हो, सुन सकते हो, तो जिन्हें हम देख भी सकते हैं और जिन्हें हम सुन भी सकते हैं। वीडियो भी, कोई भी वीडियो होता है उसको भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कोई फिल्म होती है उसे भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कंप्यूटर हो गया, तो ये सब आपके ऑडियो विजुअल एड्स में आते हैं, जिन्हें हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। चलिए, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 कि the following are characteristic of non-parametric test. They first is do not suppose any particular distribution. Second is are quick and easy to use. Third is cannot be applied to nominal and ordinal scales. And D is can be used when measurements are not very accurate. And D is make assumptions about homogeneity of variance. तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं। सेकंड है A, B and D only. तो यहाँ पर पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो फर्स्ट है डू नॉट सपोज एनी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। बी है आर क्विक एंड इजी टू यूज, एंड डी इज कैन बी यूज्ड व्हेन मेजरमेंट्स आर नॉट वेरी एक्यूरेट। हिंदी भी देख लेते हैं इसकी, देन हम इसको डिस्कस करते हैं। हम पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण गैर प्राचलिक जांच यानी कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के हैं? किसी विशेष वितरण को न मानना, शीघ्र एवं उपयोग में सरल, सांकेतिक एवं क्रम सूचक नाप पर लागू न होना, सटीक माप न होने की स्थिति में उपयोग में ला सकना, विसंगतियों की एक रूपता के बारे में अनुमान लगाना। तो इसका जो राइट आंसर था वो था बी, डी एंड ई। एक मिनट, सॉरी, इसका जो राइट आंसर था वो था ए, बी एंड डी ओनली। ए, बी एंड डी यानी कि सेकेंड। तो ए यानी कि किसी विशेष वितरण को ना मानना, बी शीघ्र एवं उपयोग में सरल होता है, और डी था सटीक माप ना होने की स्थिति में उपयोग में ला सकना, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। चलिए इसमें डिफरेंस देख लेते हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में। तो यहां पर आप देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट।
तो जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है उसमें जो है वो ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल डेटा के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। और जो पैरामेट्रिक है वो मेनली इंटरवल और रेशियो स्केल के लिए यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल्दो यद्यपि इंटरवल और रेशियो के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर हम मुख्य रूप से माने तो जो नॉन पैरामेट्रिक है वो ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल डेटा के लिए ही यूज होता है मुख्य रूप से, और पैरामेट्रिक आपका इंटरवल और रेशियो स्केल के लिए। अब जो नॉन पैरामेट्रिक होता है वो स्मॉल सैंपल पर इनका यूज किया जाता है, और पैरामेट्रिक के लिए लार्ज सैंपल की जरूरत पड़ती है। और जो नॉन पैरामेट्रिक है ये जो पॉपुलेशन जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है उस समय यूज किया जाता है, और जो आपका पैरामेट्रिक है ये आपका जो है पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन पर फिट होना चाहिए होता है। और इसमें जो सैंपल होते हैं नॉन पैरामेट्रिक में वो रैंडमली सेलेक्टेड नहीं होते हैं, जबकि पैरामेट्रिक में जो सैंपल्स होते हैं वो पॉपुलेशन से रैंडमली सेलेक्ट किए जाने चाहिए होते हैं, ओके। और जो नॉन पैरामेट्रिक है ये पैरामेट्रिक के कंपैरिजन में इसका लेस पावर होता है, यानी कि जो आपका पैरामेट्रिक टेस्ट है वो मोर पावरफुल होता है, अधिक पावरफुल होता है नॉन पैरामेट्रिक से। अब देखिए यहाँ पर कुछ टेस्ट हैं जो कि यूज किए जाते हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में। पैरामेट्रिक में पेयर्ड टी टेस्ट, अनपेयर्ड टी टेस्ट, पियर्सन कोरिलेशन, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और नॉन पैरामेट्रिक में विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट, मैन विटनी टेस्ट, और स्पीयरमैन कोरिलेशन और क्रस्कल वैलिस टेस्ट। तो ये पैरामेट्रिक में ये टेस्ट यूज किए जाते हैं, और नॉन पैरामेट्रिक में ये सारे टेस्ट का यूज किया जाता है। इसके अलावा एक और है डिफरेंस, उसको भी हम देख लेते हैं, कुछ चीजें इसमें भी हैं। तो ये तो आपको पता ही चल गया पैरामेट्रिक रेशियो और इंटरवल के लिए, और नॉन पैरामेट्रिक ऑर्डिनल और नॉमिनल के लिए। पैरामेट्रिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है, और नॉन पैरामेट्रिक में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चल सकता है, ठीक है। हाँ, स्पेशली इसमें जो हमें आपको दिखाना था इस केस थ्रू, इस डिफरेंस में कि इसमें जो सेंट्रल मेजर होता है आपका पैरामेट्रिक में वो मीन होता है, ठीक है। और जो नॉन पैरामेट्रिक में मीडियन का यूज किया जाता है एज अ सेंट्रल मेजर। और इसमें जो पैरामेट्रिक होता है उसमें जो भी पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है वो पूरी तरीके से पता होती है, यानी कि कंप्लीटली नोन होती है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, यानी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। और इसमें जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है इसमें जो स्पेसिफिक एजम्पशंस पॉपुलेशन के रिगार्डिंग बनाए जाते हैं, और इसमें जो नॉन पैरामेट्रिक ये एजम्पशन फ्री टेस्ट होता है, यानी कि इसमें कोई भी एजम्पशंस नहीं लिया जाता है, ओके। तो ये हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गैर प्राचलिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में किसी विशेष वितरण को न माना शीघ्र और उपयोग में सरल होता है, और सटीक माप ना होने की स्थिति में, यानी कि हमें उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन का भी नहीं पता हुआ है और पॉपुलेशन के बारे में भी नहीं पता है, तो उस केस में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज किया जाता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ केस स्टडीज, ऑब्जर्वेशनल, हिस्टोरिकल, डायमेंशनल, सिचुएशनल या फिर एक्सपेरिमेंटल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, ए बी एंड डी ओनली, यानी कि केस स्टडी, ऑब्जर्वेशनल ये भी केस स्टडी में आता है, हिस्टोरिकल भी आता है, और डी सिचुएशनल भी आता है, ठीक है। ये हमारे केस स्टडी के टाइप्स हैं। यहाँ केस स्टडी के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार हैं, तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशनल, हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक, पर्यवेक्षणात्मक ऐतिहासिक, और स्थिति परक यानी कि सिचुएशनल, यानी कि ए बी एंड डी। ये था फोर्थ वाला आंसर, इसका सही था, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी हम देख लेते हैं पिक्चर के माध्यम से। ये यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से हम इसलिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि पिक्चर जो है हमें हमारे माइंड में फिट हो जाती है, तो वो याद रहता है हमको लंबे समय तक। इस वजह से हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको पिक्चर के माध्यम से समझाएं जो कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो केस स्टडी टाइप्स हैं, इसके अलावा और भी हैं, जैसे एक्सप्लेनेटरी केस स्टडी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, इंट्रिंसिक, इंस्ट्रूमेंटल और कलेक्टिव केस स्टडी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए थे उसके अलावा ये और भी हैं जो कि केस स्टडी टाइप्स के अंदर में आते हैं, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 115 क्वेश्चन है
Which of the following data collection tools are most suitable for a research study on assessment of preference of adolescents for choice of career with a sample size of 40? तो फर्स्ट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेकंड इज फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो जो राइट आंसर इसका है वो है सेकंड, ए, बी एंड ई ओनली। ए मीन्स सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, बी मीन्स फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन एंड ई मीन्स प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का यूज किया जाता है। फिर हिंदी में देख लेते हैं इसको। सैंपल साइज 40 के साथ जीविका के चयन हेतु किशोरों की प्राथमिकताओं के निर्धारण पर एक शोध अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा संग्रहण उपाय उचित है? ठीक है, तो यहां पर जो हमने देखा था वो है दूसरा वाला आंसर सही है, ए, बी एंड ई। ए लचीलापन की प्रकृति का साक्षात्कार, बी केंद्रित समूह चर्चा और लास्ट प्रोजेक्टिव तकनीक, इसका यूज किया जाता है आंकड़ा संग्रहण के लिए। फिर नेक्स्ट 116 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मैचिंग आ गया है। तो यहाँ पर दो लिस्ट दी गई है। पहले लिस्ट में प्रोसेस दिए गए हैं और दूसरी लिस्ट में फूड आइटम्स दिए, यानी कि कौन कौन से फूड आइटम में कौन कौन से प्रोसेस का यूज होता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो जिलेटिनाइजेशन, कैरामलाइजेशन, पास्चराइजेशन, डेक्सट्राइजेशन और होमोजेनाइजेशन, इतनी सारी प्रोसेस दी है और किस किस फूड आइटम पर इसका यूज होता है। तो देख लेते हैं। इसका आंसर फोर्थ है, फोर्थ। ओके, तो यहां पर ये फोर्थ है, आप देख सकते हो। फोर्थ में पहले में दूसरा है, यानी कि जिलेटिनाइजेशन की प्रोसेस किस फूड आइटम में होती है? वो होती है बॉइल्ड राइस में। ओके, बी है, बी में फोर्थ है, कैरामलाइजेशन की प्रोसेस किस में होती है? पीनट ब्रिटल में। मैं कोशिश करती हूँ यहाँ मिलाने की, लेकिन हौच पौच ना हो जाए। ठीक है, कैरामलाइजेशन यानी कि पीनट ब्रिटल में। फिर है सी में 6 है, यानी कि पास्चराइजेशन की प्रोसेस किस में होती है? तो पास्चराइजेशन आपको पता ही है, मिल्क में होती है। ठीक है, और डेक्सट्राइजेशन की प्रोसेस ये किस में होती है? चपाती में। ये भी आई थिंक आपको पता होगा, चपाती में होती है। और होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस किस में होती है? आइसक्रीम में। ओके, तो यहाँ पर मैंने समझाने के लिए आपको ये बनाया है, फिलहाल हौच पौच हो गया, लेकिन यहाँ पर आंसर में आपको यहाँ पर फोर्थ है इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी में इसको देख लेते हैं। जिलेटिनीकरण, तो इसका जो राइट आंसर था वो था फोर्थ। ठीक है, तो यहां पर था जिलेटिनीकरण, यानी कि जो है ये आपका इसका राइट आंसर था सेकंड, उबला हुआ चावल, इसमें जिलेटिनाइजेशन की प्रोसेस होती है। कैरामलाइजेशन किस में होती है? ये आपकी पीनट ब्रिटल में होती है। और पाश्चरीकरण तो ये तो दूध में होती है। डेक्सट्राइजेशन ये आपकी चपाती में होती है। ठीक है, और होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस ये आइसक्रीम में देखी जाती है। तो इस फूड आइटम में ये सारी प्रोसेस होती हैं। फिर 117 क्वेश्चन है। यहां पर भी लिस्ट 1, 2 है। एक में डाइट दी गई है और दूसरे में डिजीज दी गई है, यानी कि कौन सी डिजीज में कौन सी डाइट दी जाती है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसमें तीसरा दिया गया है। ठीक है, तो डैश डाइट किस में दी जाती है? अब देखिए, डैश का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी कि डैश डाइट किस में दी जाएगी? हाइपरटेंशन में। तो ये आपको पता चल गया पहला। ए का फिफ्थ, तो यहां पर आप देख सकते हो ए के फिफ्थ, यहां पर तीनों में से कोई नहीं है, तो यानी कि तीसरा हो सकता है। इस तरीके से आप मिला सकते हो। जो मैचिंग होता है, मैचिंग थोड़ा सा इजी होता है। अगर आपको इसमें मान लो पांचों नहीं ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, इसमें से 2-3 भी आ रहा है, तो आपका सही हो सकता है। ठीक है, तो इसे डैश का ही है। अगर आपको पता है इसका फुल फॉर्म डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, देन आप हाइपरटेंशन लगा दोगे, डैश डाइट। अब ग्लूटेन फ्री डाइट तो जाहिर सी बात है सीलियक डिजीज में दी जाती है। ठीक है, सीलियक डिजीज में क्या होता है कि ग्लूटेन के प्रति जो व्यक्ति होता है वो सेंसिटिव होता है, इस वजह से उसको ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है।
लो यूरिक एसिड, तो इसका आपका गाउट से संबंध होता है, क्योंकि जब भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है तो जो है लो यूरिक एसिड किस में होता है, गाउट के कंडीशन में होता है, इससे गाउट को हम गठिया भी बोलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग जो होता है, ये कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग किस में होती है, डायबिटीज मेलाइटस में, यानी कि डायबिटीज के केस में ही होता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम लेना होता है, तो हम उसमें काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग के हिसाब से, यानी कि कम से कम मात्रा में गिन करके आप कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट लेते हो। और जो हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, मॉडरेट फैट डाइट है, तो एक आपका बच्चा है हेपेटाइटिस, तो इसमें दी जाती है। हेपेटाइटिस आपके लिवर से रिलेटेड होता है, यानी कि आपके लिवर को प्रभावित करता है ये। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, इसका हिंदी में भी देख लेते हैं। आहार और रोग दिया गया है, तो DASH यानी कि डैश डाइट, तो इसमें जो राइट आंसर था वो था तीसरा। तो जो डैश डाइट है वो हम पहले बता चुके हैं, उच्च रक्तचाप में, हाइपरटेंशन में दी जाती है। ग्लूटेन फ्री डाइट सेलिएक डिजीज में दी जाती है कि ग्लूटेन सेंसिटिव होता है। निम्न यूरिक एसिड किसमें होता है, गाउट में होता है। कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग डायबिटीज मेलाइटस के लिए, और उच्च कार्बोज, उच्च प्रोटीन और मध्यम वसा आहार, ये आपका हेपेटाइटिस में दी जाती है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 118 क्वेश्चन है, ये भी मैचिंग है, फिनिशेस दी गई है और पर्पस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिनिशेस दी गई हैं, कार्बोनाइजिंग, क्रैबिंग, डिकेटिंग और है डिकेटिंग और फुलिंग, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया जो फिनिशेस होती हैं उसका पर्पस क्या है, तो यहाँ पर आंसर इसका हम देख लेते हैं। दूसरा आंसर है इसका राइट आंसर। तो कार्बोनाइजिंग का पर्पस क्या होता है, ए में थर्ड है। कार्बोनाइजिंग में क्या होता है, बर्न्स ऑफ वेजिटेबल इम्प्योरिटीज, ओके। बी यानी कि क्रैबिंग में क्या होता है, सेट्स द वेब एंड एलिमिनेट श्रिंकेज, ओके, श्रिंकेज मिटाने के लिए। डिकेटिंग में सेकंड है, डेवलप्स परमानेंट शेयर। और फुलिंग ये फिफ्थ है, इसमें मेक्स द फैब्रिक मोर कॉम्पैक्ट एंड सॉफ्ट। हिंदी में देख लेते हैं, फिर इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो 118 में हिंदी में है फिनिशेस और उद्देश्य, तो इसका जो राइट आंसर था वो था सेकंड, ओके। कार्बोनाइजिंग में क्या होता है, ये वनस्पति की अशुद्धियों को हटाने के लिए किया जाता है। क्रैबिंग में क्या होता है, बुनाई को सेट करना और सिकुड़न दूर करना, ओके। डिकेटिंग में क्या है, अस्थाई चमक विकसित करने के लिए किया जाता है डिकेटिंग। और फुलिंग जो है वो कपड़े को अधिक सुसंगत एवं मुलायम बनाने के लिए फुलिंग की प्रोसेस की जाती है। अब यहाँ पर एक चीज आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, जो कार्बोनाइजिंग, क्रैबिंग, डिकेटिंग और फुलिंग, ये चारों जो फिनिशेस हैं वो स्पेशल फिनिशेस होती हैं, यानी कि विशिष्ट परिष्कृति होती है, परिसज्जा इसे हम कह सकते हैं। ये आपके स्पेशली ऊन के लिए दी जाती है, ठीक है। यानी कि जो कार्बोनाइजिंग, क्रैबिंग, डिकेटिंग और फुलिंग ये स्पेशल फिनिशेस हैं, ये स्पेशली ऊल के लिए होती है, ओके। अब इसमें जो कार्बोनाइजिंग फिनिश है ये आपकी केमिकल फिनिश होती है, ठीक है, यानी कि रासायनिक परिसज्जा होती है। और जो क्रैबिंग, डिकेटिंग और फुलिंग है ये तीनों ही आपकी मैकेनिकल फिनिश है, ओके। और इसका पर्पस क्या है, तो यहां पर आपको पता ही चल गया है, हमने डिस्कस कर ही चुके हैं। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चारों की चारों फिनिशेस जो हैं आपकी स्पेशल फिनिशेस होती हैं, जो कि ऊल के लिए होती हैं। फिर 119 क्वेश्चन है, टेक्सचर्स दिए गए हैं और उसका इफेक्ट ऑन पर्सन, किन टेक्सचर का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो राइट आंसर है इसका पहला है शाइनी टेक्सचर, उसमें है मेक द पर्सन अपीयर लार्जर, ओके। डल टेक्सचर में क्या होता है, डू नॉट एनलार्ज द बॉडी एंड आर सुटेबल फॉर ऑल बॉडी टाइप्स, डल टेक्सचर। फिर सॉफ्ट एंड क्लिंजी फैब्रिक्स जो होते हैं ये जो है रिवील बॉडी इरेगुलरिटीज, ओके। एंड स्टिफ बल्की फैब्रिक्स जो होते हैं ये हाइट बॉडी इरेगुलरिटी एंड एड वेट टू द बॉडी, ओके। तो यहाँ पर ये टेक्सचर्स हैं जो कि लोगों पर प्रभाव डालते हैं। तो
यानी बुनावट है और व्यक्ति पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर था एक मिनट, आई थिंक फर्स्ट आंसर था इसका सही। हाँ, तो पहला ऑप्शन जो है पहला जो है आंसर है इसका, ये सही है। ठीक है, तो यहां पर चमकीली बुनावट जो होती है ये क्या करती है, व्यक्ति को बूढ़ा दिलाते हैं। क्या लिखा हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में एक बार देखते हैं। हाँ, मेक द पर्सन अपीयर लार्जर। ओके, यानी कि लार्जर शाइनी टेक्सचर जो होते हैं, हिंदी में डोंट नो क्या लिखा हुआ है, आई थिंक बड़ा दिखाते हैं ऐसा लिखा होगा, जो क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चमकीली बुनावट यानी कि लार्जर दिखाती है, बड़ा दिखाते हैं। और चमक रहित जो बुनावट होती है वो शरीर को बढ़ाते नहीं हैं और सभी के लिए उपयुक्त होते हैं। चमकीली बुनावट क्या होती है, शरीर को बढ़ा करके दिखाते हैं। ठीक है, और जो चमक रहित बुनावट होती है वो शरीर को बढ़ाते नहीं है और सभी के लिए उपयुक्त होते हैं। और जो मुलायम और चिपकाऊ कपड़े होते हैं, ठीक है, जैसे देखो कपड़े जो एकदम बॉडी को फिट हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो शरीर की असमाकृतियों को उजागर करते हैं। यानी कि अगर मान लो जो बॉडी है, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो पेट निकले होते हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, तो जिनके पेट निकले होते हैं अगर वो बहुत ही फिटिंग वाले कपड़े पहन लेते हैं, जिसे हम चिपकाऊ कपड़े बोल सकते हैं, मुलायम कपड़े, तो उनकी जो असमाकृतियां हैं, इरेगुलरिटीज हैं, उनको वो उजागर करते हैं। और सख्त और स्थूल जो कपड़े होते हैं वो शरीर की जो भी इरेगुलरिटीज होती हैं उनको छुपाते हैं और शरीर को भारी दिखाते हैं। ओके, तो इसीलिए अपने शरीर के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए, जो कि कई सारी हमारे दोष को वो छिपा लेते हैं। अब यहाँ पर है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, यहाँ पर एफर्ट्स दिए गए हैं और फिर उन एफर्ट्स से आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका है थर्ड। ओके, तो मेंटल एफर्ट्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो वो आ जाएगा थिंकिंग करना, रीजनिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, वरिंग, टॉकिंग, ये मेंटल एफर्ट में आ जाता है। फिर विजुअल एफर्ट यानी कि जो हम देख सकते हैं, तो इसमें आ जाता है आपका लुकिंग, रीचिंग, मैचिंग, एडजस्टमेंट टू डिस्टेंस। मैनुअल एफर्ट यानी कि मैनुअली, ये स्पेशली आप कह सकते हो जो हाथ से हम काम करते हैं, रीच, राइजिंग, लिफ्टिंग, होल्डिंग और केयरिंग। टॉर्सल एफर्ट, जो टॉर्सल बोन होती है हमारी, उसका जो यूज होता है, तो उसमें आपका आ जाता है बेंडिंग, लीनिंग, टर्निंग, स्टूपिंग, सिटिंग एंड गार्डनिंग। पेडल एफर्ट यानी कि जो इसमें पैरों का यूज करते हैं, तो वो है आपका वॉकिंग, मूविंग और स्टैंडिंग। हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। 120 क्वेश्चन है, तो यहां पर है मस्तिष्कीय प्रयास। ओके, जिसमें आपका मस्तिष्कीय प्रयास में यानी कि मेंटल एफर्ट में क्या था, सेकंड वाला, सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, निर्णय लेना और चिंता करना, बात करना। यानी कि हम जिसमें अपने दिमाग का यूज करते हैं, मेंटल एफर्ट डालते हैं, मस्तिष्क का यूज करते हैं, इसमें हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, योजना बनाने के लिए भी हमारे दिमाग की जरूरत होती है, निर्णय करने के लिए भी हमें अपने जो है मेंटल एफर्ट की जरूरत होती है, चिंता भी हम इसी से करते हैं और बात करना भी इसी से करते हैं। और दृष्टि संबंधी जो प्रयास होता है, यानी कि जब हम देखते हैं, देखकर किसी चीज तक पहुंचते हैं, परखने का काम जो होता है, और दूरी से सामंजस्य जो बैठाना होता है, वो हमारे विजुअल के द्वारा ही होता है। हस्तगत प्रयास यानी कि मैनुअल एफर्ट, तो इसमें क्या होता है, हाथों के द्वारा हमारे हाथ किसी वस्तु तक पहुंचते हैं, किसी चीज को उठाना हुआ या उठना होता है तभी हम हाथ के द्वारा, मतलब हाथ का सहारा लेकर उठते हैं, पकड़ना हुआ किसी चीज को या फिर संभालने के लिए हम हाथों का प्रयोग करते हैं। फिर टॉर्सल प्रयास जो होता है, इसमें झुकने का काम हो गया, तिरछा होना, घूमना, घुटने के बल बैठना, बागवानी करना, बैठना, ये सब जो है हमारे टॉर्सल बोन की सहायता से होता है। और पैडल जो प्रयास होता है, तो इसमें हम पैरों का यूज करते हैं, जैसे पैरों से हम चलते हैं, हिलना हुआ पैरों से, खड़े रहना, ये सब हम पैरों के प्रयास के द्वारा ही है।
तो यहाँ पर आई थिंक ये आपका जो राइट आंसर है ए में सेकेंड और बी में फोर्थ, तो ये था आपका थर्ड वाला आंसर, इसका सही था। ओके, चलिए अब आते हैं 121 क्वेश्चन पर। यहाँ पर है लिस्ट 1 में पॉलिटिंग एजेंट्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में कैटेगरी दी गई है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर इसका तो है फोर्थ। तो पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होगा, फोर्थ, यानी कि कंबशन प्रोडक्ट्स होते हैं, ये इस कैटेगरी में आते हैं। बेंजीन जो पॉलिटिंग एजेंट्स है ये आपके किस कैटेगरी में आएगा, वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल में आ जाएगा। एस्बेस्टस जो है वो आपके आ जाएगा रेस्पिरेबल पार्टिकुलेट में आ जाएगा, और फंजाई है ये आ जाएगा बायोलॉजिक्स एंड बायो एरोसॉल में आ जाएगा। ओके, हिंदी में भी इसको देख लेते हैं। पॉलिटिंग एजेंट यानी कि इसे हम कह सकते हैं प्रदूषण फैलाने वाले एजेंट। ओके, और किस वर्ग में आते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है आपका किसमें, दहन जनित उत्पाद में, यानी कि जब जैसे दहन के बाद में ये उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो बेंजीन है ये आता है वाष्पशील कार्बनिक रसायन से निकलता है। एस्बेस्टस जो है ये श्वसनीय कण यानी कि हमारे वातावरण में होते हैं और सांस के द्वारा हमारे अंदर पहुंच सकते हैं ये। और जो कवक है ये बायोलॉजिक्स और बायो एरोसॉल होते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, तो इसका आंसर फोर्थ है। चलिए अब आते हैं 122 पर। 122 क्वेश्चन है, यहाँ पर लिस्ट 1 वाइगॉट्स्की और ये मनोवैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं साइकोलॉजिस्ट के, और लिस्ट 2 में उनकी थियरीज दी गई हैं। ओके, तो यहाँ पर वैसे कई सारी आप जानते ही हो, तो राइट आंसर इसका फोर्थ है। अब जो वाइगॉट्स्की हैं, ठीक है, इन्होंने कौन सी थियोरी दी थी, सोशियो कल्चरल कॉग्निटिव थियोरी दी थी इनके द्वारा। पियाजे ने आप सभी जानते हो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी इन्होंने दी हुई है। जो लॉरेंज हैं इन्होंने क्या दी, इथोलॉजिकल थियोरी दी हुई है। और जो ब्रॉनफेन-ब्रेनर है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इन्होंने इकोलॉजिकल थियोरी दी हुई, इसमें इन्होंने सिस्टम, मैक्रो, माइक्रो, मीजो, ठीक है, एक्सो, ये सिस्टम्स के बारे में बताया हुआ है। फिर आ जाता है हिंदी में, अच्छा हिंदी में देख लेते हैं। वाइगॉट्स्की ने क्या दी हुई है, सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। पियाजे ने बताया है बौद्धिक विकास सिद्धांत के बारे में, ठीक है। लॉरेंज ने बताया है पारिस्थितिकीय सिद्धांत के बारे, नहीं सॉरी, ज्ञानात्मक विकास के बारे में, के सिद्धांत के बारे में। और जो ब्रॉनफेन-ब्रेनर है इन्होंने पारिस्थितिकीय सिद्धांत के बारे में, यानी कि इकोलॉजिकल थियरी दी है। तो इसका जो राइट आंसर था तो ये है, चौथा आंसर था इसका, ठीक है। वाइगॉट्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में, पियाजे ने बताया था बौद्धिक विकास सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लॉरेंज ने बताया है ज्ञानात्मक विकास यानी कि इथोलॉजिकल थियरी, और ब्रॉनफेन-ब्रेनर या पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजिकल सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया है। ये थियरीज इनके द्वारा दी गई हैं। फिर आता है दूसरी मैचिंग लिस्ट है, तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी दी गई है, और सिंटैक्स, प्रैग्मेटिक्स और सिमेंटिक्स, ये क्या होते हैं, और यहाँ पर इसके बारे में बताइए। आप कह सकते हो कि इनकी डेफिनेशंस दी गई कि यदि क्या होती हैं, लिस्ट दी गई है। इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड। ओके, सेकंड आंसर है इसका। तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है, तो इसमें फर्स्ट दिया गया है सिस्टम ऑफ मीनिंगफुल यूनिट्स इन्वॉल्व इन वर्ड फॉर्मेशन। सिंटेक्स इसमें थर्ड है, द वे वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म एक्सेप्टेबल फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूजिंग एप्रोप्रिएट कन्वर्सेशन एंड हाउ टू यूज लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, इसके बारे में बताता है। और सीमेंटिक्स ये जो है सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ओके, हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। 123 क्वेश्चन, तो इसमें है, इसका जो राइट आंसर था वो था सेकंड। चलिए, तो मॉर्फोलॉजी जो है ये थी शब्द निर्माण में शामिल अर्थपूर्ण इकाई प्रणाली।
सिंटैक्स क्या थी? स्वीकार्य वाक्यांश और वाक्य निर्माण के लिए शब्दों को जोड़ने का तरीका। प्रैग्मैटिक्स में उपयुक्त संवाद और भाषा को संदर्भ में कैसे उपयोग किया जाए, ये बताता है। और सीमेंटिक्स बताता है कि वह प्रणाली जिसमें शब्द और वाक्यों के अर्थ शामिल हैं। ठीक है, यानी कि ये आप कह सकते हो कि सबसे पहले जो आता है स्वीकार्य वाक्यांश और वाक्य निर्माण के लिए, पहले हम क्या करते हैं, शब्दों को जोड़ने का तरीका जो होता है हमारा, वो आपका सिंटैक्स, यानी कि सिंटैक्स पहले आता है। और उसके जब शब्दों को हम जोड़ना सीख जाते हैं तो शब्द निर्माण में जो शामिल अर्थपूर्ण इकाई प्रणाली है उसका भी यूज करते हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजी का भी यूज करते हैं। और उसके साथ साथ फिर जो है हम यूज करते हैं उपयुक्त, यानी कि प्रैग्मैटिक्स का उपयुक्त संवाद और भाषा को संदर्भ में कैसे उपयोग किया जाए। ठीक है, तो ये जो है इनका यूज करते हैं। और वो प्रणाली जिसमें शब्द हम वाक्यों के अर्थ को शामिल करते हैं तो वो सिमेंटिक्स आ जाता है, जब हम शब्द और वाक्यों के अर्थ को शामिल करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम शब्दों को जोड़ने का तरीका सीखते हैं, फिर शब्द निर्माण में जो शामिल अर्थपूर्ण इकाई प्रणाली है उसका यूज करते हैं, फिर जो है शब्द और वाक्यों के अर्थ को शामिल करते हैं, और फिर उसके बाद में उस शब्द को यानी कि उस भाषा को हम कैसे उपयोग करें इसके बारे में हम जानते हैं। तो इस तरीके से एक के बाद एक का यूज होता है। फिर 124 क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर पहला है। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में यानी कि जॉब ट्रेनिंग है, तो जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग अंडरटेकन बाय अ पर्सन बिफोर ज्वाइनिंग अ जॉब। ओके, और जो प्री सर्विस ट्रेनिंग होती है उसमें क्या होता है, अ स्पेशल ट्रेनिंग गिवन टू एन एम्प्लॉय टू डू अ पर्टिकुलर न्यू टास्क। इन सर्विस ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग गिवन टू कीप एन एम्प्लॉय अपडेटेड विद लेटेस्ट नॉलेज फॉर अ जॉब। ओके, और जो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है इसमें ट्रेनिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन, विजन, फिलॉसफी एंड स्ट्रक्चर। ओके, चलिए हिंदी भी इसकी देख लेते हैं हम। तो 124 में इसमें प्रशिक्षण के प्रकार दिए गए हैं और उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था पहला, कार्य का प्रशिक्षण, यानी कि जॉब का जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो सेवा में आने से पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया प्रशिक्षण होता है। यानी कि जो जॉब ट्रेनिंग दी जाती है तो किसी व्यक्ति के द्वारा सेवा में आने से पूर्व, यानी कि सर्विस में आने से पहले जो है ली जाती है। और फिर सेवा में आने के पूर्व जो प्रशिक्षण है, प्री सर्विस ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, कर्मचारी को किसी कार्य विशेष हेतु दिया जाने वाला विशेष प्रशिक्षण है। ठीक है, प्री सर्विस यानी कि सर्विस कर्मचारी यानी कि वो सर्विस में आ चुका है, आप इस ये कह सकते हो, तभी कर्मचारी हुआ वो। तो सेवा में आने के पूर्व यानी सेवा में आ चुका है, और आने के पहले अब उसको जो है पहले प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी जॉब मिल चुकी है तो किसी कार्य विशेष हेतु उसको विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कार्य उसको सौंपा जाएगा। फिर सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण, यानी कि इन सर्विस ट्रेनिंग में किसी कर्मचारी को काम के संबंध में अद्यतन ज्ञान दिए जाने संबंधी प्रशिक्षण होता है। यानी कि अब चूंकि वो सर्विस में आ चुका है तो काम के संबंधी उसको ज्ञान दिए जाएंगे, प्रशिक्षण दिया जाएगा। और विषय बोध प्रशिक्षण जो होता है यानी कि डी, जो ओरिएंटेशन, तो ये ओरिएंटेशन क्या होता है, जब हम जॉब में आ जाते हैं तो उसमें जो नया कर्मचारी होता है तो उसको जो भी संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, उसका क्या मिशन है, क्या विजन है, क्या उसके भविष्य दृष्टि है, उसके ढांचा क्या है, तो उसके अवगत कराने के लिए उसको जो है ओरिएंटेशन जो है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपने सुना होगा नाम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम किए जाते हैं तो इसीलिए किए जाते हैं, नए कर्मचारी को संगठन से अवगत कराने के लिए। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 125, और इसके बाद में जो 25 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर है 125 क्वेश्चन कि स्पेस जोन्स फॉर कम्युनिकेशन दिया गया है और उसमें डिस्टेंस दिए गए हैं, कितने कितने डिस्टेंस होते हैं कौन कौन से स्पेस में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड। ठीक है, तो पहला है सोशल स्पेस, तो इसमें आता है फोर्थ।
यानी एक्सटेंड्स विद इन अ रेडियस ऑफ 4 फीट टू 12 फीट ऑफ अ कम्युनिकेटर। ओके, जो पब्लिक स्पेस होता है तो वो स्टार्ट्स फ्रॉम 12 फीट एंड मे एक्सटेंड अप टू 25 फीट और टू द रेंज ऑफ आई साइट एंड हियरिंग ऑफ अ कम्युनिकेटर। इतना होता है। जो इंटीमेट स्पेस होता है वो एक्सटेंड्स विद इन 18 इंचेस यानी 1.5 फीट ऑफ अ कम्युनिकेटर। और जो पर्सनल स्पेस होता है वो होता है एक्सटेंड्स विद इन अ रेडियस ऑफ 18 इंचेस यानी सबसे कम आप कह सकते हो 1.5 to 4 फीट ऑफ अ कम्युनिकेटर। नहीं सॉरी, सबसे कम आपका कौन सा है? इंटीमेट स्पेस है। ओके, चलिए अब इसका हिंदी में हम देख लेते हैं और फिर यहीं पर हम एंड करते हैं। संप्रेषण हेतु स्थान क्षेत्र और उसकी दूरी दी गई है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था थर्ड। ओके, तो सामाजिक क्षेत्र में क्या आता है आपका? फोर्थ। किसी संप्रेषक से 4 फीट से लेकर 12 फीट तक की परिधि तक का जो विस्तार होता है कम्युनिकेटर से, वो सामाजिक क्षेत्र में आ जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में किसी संप्रेषक से 12 फीट की दूरी पर होने वाला एवं 25 फीट तक विस्तार योग्य अथवा उसकी दृष्टि तथा श्रव्य सीमा तक विस्तार। और जो आभ्यंतर यानी कि जो इंटीमेट क्षेत्र होता है वो आपका संप्रेषक से 18 इंच यानी कि 1.5 फीट की सीमा तक का विस्तार होता है। और जो वैयक्तिक क्षेत्र होता है वो किसी संप्रेषक से 18 इंच यानी कि 1.5 फीट से लेकर 4 फीट की परिधि तक का विस्तार होता है। यानी कि अगर हम इसमें देखें तो सबसे कम जो दूरी होती है वो किसमें होती है? वो इंटीमेट क्षेत्र में होती है, जिसमें कि संप्रेषक से 18 इंच यानी कि 1.5 फीट की सीमा तक का विस्तार है, दूरी है, 18 इंच तक की दूरी है, विद इन 18 इंच। ओके, और जो दूसरी इससे ज्यादा फिर होती है वैयक्तिक क्षेत्र यानी कि ठीक है पर्सनल जो है, तो उसमें आपका जो है यहाँ पर कितना है? 18 इंच से लेकर के 4 फीट की परिधि तक विस्तार होता है। उसके बाद नेक्स्ट ये आ जाता है। फिर उसके बाद उससे ज्यादा किसमें होता है? अब इस ये है आपका जो है किसी संप्रेषक 4 फीट की दूरी यानी कि जो पहला है सामाजिक क्षेत्र, इसमें फिर आ जाता है पहले इंटीमेट क्षेत्र आता है सबसे कम, उसके बाद में वैयक्तिक क्षेत्र आता है उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा सामाजिक क्षेत्र जिसमें कि 4 फीट से लेकर के 12 फीट तक की परिधि का विस्तार होता है कम्युनिकेटर से। और जो सबसे अधिक दूरी जो होती है वो सार्वजनिक क्षेत्र में होती है यानी कि पब्लिक प्लेस में होती है, जिसमें आपकी 12 फीट की दूरी से शुरू होता है और 25 फीट तक विस्तार होता है, या फिर उसकी दृष्टि और श्रव्य सीमा तक का जितना विस्तार हो, जहां तक सुनाई और दिखाई सके, तो वो सार्वजनिक क्षेत्र का होता है। यानी सबसे अधिक दूरी सार्वजनिक क्षेत्र में होती है और सबसे कम इंटीमेट क्षेत्र में होती है। ओके, तो यहीं पर हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। ओके, इसके बाद में 126 से और 150 तक का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो देन लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। ओके, और हाँ एक चीज़ और आपको बतानी थी कि अगर आपको जो यहाँ पर हम PDF ये पढ़ा रहे हैं नेट का, तो अगर आपको इसका PDF चाहिए विद आंसर देन आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर अगर आप जाओगे, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो और उस पर होम साइंस लेट्स क्रैक इट सर्च करिए। उस पर जो है आपको ये होम साइंस लेट्स क्रैक इट के नाम से मेरा चैनल है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लो यानी कि उसको ज्वाइन कर लो। तो उस पर आपको जो भी यहाँ पर हम PDF सॉल्व करवाएंगे या फिर जो भी नोट्स हमारे पास होते हैं हम टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपके साथ में शेयर कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ है और जिन्होंने ज्वाइन किया है तो उनको तो मिल ही जाएगा। तो जैसे ही ये हमारा क्वेश्चन आंसर इसका समाप्त होता है सारे हम करवा लेंगे, उसके बाद में हम ये PDF आपको विद आंसर आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल पर हम आपको भेज देंगे, सेंड कर देंगे। वहां से आप इसको अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, इसका प्रिंट निकाल सकते हो, आप जैसा चाहो आप वैसे इसका यूज कर सकते हो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और होम साइंस लेट्स क्रैक इट को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है देन ज्वाइन जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में अपने दोस्तों के साथ में जो भी जिनको भी इससे फायदा मिल सकता है उनको जरूर इसको जो है सब्सक्राइब करवाएं हमारे चैनल को, क्योंकि ये सारे एग्जाम के लिए यूजफुल है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।